अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है। बहुत सारे लोगों के अरमानों पे पानी भी फिरा है। नवाज शरीफ साहब की वापसी फिर से ख़तरे में नज़र आ रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है? और ये जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब को इससे उल्टा फ़ायदा होगा, तो ये गेम उल्टी पड़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, पहली बात तो ये है कि उस वक्त की जो पार्लियामान, जिसमें 12-12, 14-14 मेंबर बैठ के जो पार्लियामान की तक़द्दुस की बात करते हैं, तो भाई पार्लियामान किधर थी? वो जिस तरह बिल पास हो रहे थे थोक के हिसाब से, वो सब आपके सामने है। और उनकी जो नीयत थी वो भी सब आपके सामने है। नीयत क्या थी? उस वक्त दो नीयतें थी। एक, नवाज शरीफ को फ़ायदा देना था, और दूसरा इलेक्शन प्रोसीडिंग, जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी 30 अप्रैल को तारीख देने वाली या 14 मई वाली, उनको डिले करना था। पहले मकसद में तो एक समहाउ वो कामयाब हो गए, दूसरे मकसद में वो कामयाब नहीं हो सके। मकसद उनका ये था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, जो कि जहांगीर तरीन को नवाज शरीफ वाले पहले ATM मशीनें कहा करते थे इमरान खान की, अब वो उनके साथ इस तरह शीरो शकर हैं कि जैसे वो बस अलीम खान और जहांगीर तरीन से ज़्यादा फरिश्ता आदमी कोई नहीं रहा जी। क्योंकि वो भी PMLN की तरह वोट को इज़्ज़त दो तो उन्होंने कभी की नहीं। वोट को इज़्ज़त दो का नारा उठाया हुआ है, और इस्तेकाम पार्टी, किंग्स पार्टी के तौर पर अब उनके दरमियान भी अब मुकाबला शुरू हो गया। आपने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं, उनको भी ज़बानें मिल गई हैं, इसलिए कि उन्होंने किंग्स पार्टी बनवा तो ली इस्तेकाम पार्टी, लेकिन अब वोटर कहाँ से लाएँ? अब मुकाबला उनके दरमियान है आपस में। क्या इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी किंग्स पार्टी तस्वर होगी, या मुस्लिम लीग नून किंग्स पार्टी तस्वर होगी? अब दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो एक दूसरे के साथ मुकाबला आराई पे उतरे हुए हैं कि कौन पहले बूट पॉलिश करता है। अब हम आगे आते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, इसका फ़ायदा किसको होगा? देखें, इमरान खान को तो ना फ़ायदा है ना नुकसान है। इमरान खान ने तो देखें नैब लॉ के तहत मुस्तकिल कहा गया कि जी ये जो अमेंडमेंट्स आई है इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। इमरान खान ने कहा मुझे फ़ायदे नुकसान से नहीं, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ। जिसने करप्शन की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने जुर्म किया है, इन्होंने क्या किया? आपको देखा 3 काम इन्होंने किया। आते साथ ECL से अपने नाम निकाले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। नैब लॉ को उन्होंने तरमीम की किसके जरिए? लॉ मिनिस्टर के जरिए। जो लॉ मिनिस्टर वो हैं जो शरीफ फैमिली के वकील थे। और पार्लियामेंटेरियंस ने अपने केस रखे सामने, हाँ जी कौन सी शेख हमारे केस के साथ हिट कर रही है, वो शेख तब्दील कर लो। दूसरा केस रखा, उसमें जो शेख आ रही है उसको तब्दील कर लो। और वो सारे 1100 अरब रुपए के जो करप्शन चार्जेस थे वो अपने आप को बरी करा लिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते उसमें बड़ा अच्छा फैसला किया। उसके अंदर वो जो बेनिफिट उनको दे दिया है एटलीस्ट एक लिहाज से कि जी वो नैब लॉ सारे के सारे रेस्टोर हो जाएंगे। अब ये प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करता है कि वाकई सही मानों में इदारे अगर सिंसियर हैं, अगर इदारे आज भी ये कहा जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होगा कि करप्शन को ख़त्म करने का आगाज़ अपने इदारों से करें जी। आप जर्नलों से करें, आप उन अपने यूनिफॉर्म पर्सन से करें जिनके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन भी हैं और रहते हैं अक्सर। तो इसलिए अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इदारे आज जो कि नैब है या बाकी इदारे हैं, बाकी करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते हैं तो ये ओपन एंड शट केसेस हैं। फिर डॉक्टर रिजवान की तरह उन गवाहों को मारना ना शुरू कर दें, फिर आप मकसूद चपरासियों को मारना ना शुरू कर दें, फिर इसके ऊपर वाकई तहकीक करें और जो करप्शन में मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करें। अब मुझे कल एक दोस्त बता रहे थे कि जितनी करप्शन मौलाना फजलुर रहमान और उसकी पार्टी के लोगों ने की है, उनके मिनिस्टर्स ने की है, हर हाउसिंग मिनिस्ट्री हमेशा उनके पास रही है, जितनी करप्शन उन्होंने की है, भाई उस पर तहकीकात करें ना। इससे TV में बैठ के या बाहर से बातें आती हैं तो भाई उस पर तहकीकात करें कि ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके। तो नैब अगर खामोश होगा, अगर सिर्फ इमरान खान और PTI को दबाने के लिए अगर सारे इदारे इस्तेमाल होंगे तो लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। इस केस के हवाले से देखें, जो एक बेनिफिट नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को मिल सकता था वो था ओनली टू दी एक्सटेंट कि वो बैक डेटेड अपीलें फाइल कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब अगर जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर एक अच्छा लॉ बन गया है, मैं समझता हूँ। ये चूँकि हमारी राय तो ये थी कि ये आइन में तब्दीली के जरिए होता, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा होगा कि जिसके खिलाफ भी कोई आर्डर पास हो
तो इसके राइट ऑफ अपील एक मिल जाएगा। लेकिन जो 50 साल पुराने मुकदमात थे, 10 साल पुराने मुकदमात थे, 20 साल पुराने मुकदमात थे, जो ऑलरेडी फाइनल एंड कल्मिनेट हो गए थे, उनको राइट ऑफ अपील देना ये बदनीयती भी थी। और सुप्रीम कोर्ट के एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन, वो उसके हिट में आता था, इसलिए वो राइट वापस ले लिया गया, उसको अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर। सर एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दे दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी में अब किस किस्म का रिलीफ अदालतें दे सकती हैं या नहीं दे सकती। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन की बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं पीटीआई की भी, वो इलेक्शन ना करवाने की पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस फैसले के बाद अब चीफ जस्टिस के ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इनको भी जो है वो जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। देखिए, पहली बात तो ये साबित है कि नवाज शरीफ एक भगोड़ा और इश्तिहारी मुजरिम है। मुजरिम को कभी भी कोई और बेल, प्रोटेक्टिव एटसेट्रा नहीं मिल सकती। अनटिल अनलेस वो आएंगे जिससे मिसयूज ऑफ बेल की हो, उसको जमानतें भी नहीं मिला करती। ये पाकिस्तान में या दुनिया की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर वो उतरेंगे तो जेल जाएंगे सीधा, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से अब 2 केस बड़े अहम हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, वो फौरी तौर पर केस लगना चाहिए। बिल्कुल, आज हम एप्लीकेशन भी दे रहे हैं मेरा ख्याल है, और हम इसके ऊपर भी स्ट्रेस करेंगे कि इसको फौरी तौर पर लगाया जाए। और दूसरा जो केस है वो भी बहुत अहम है, वो उसको तो बल्कि प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज़ का इलेक्शन का केस है। 90 दिन आइन कहता है आर्टिकल 224 में कि 90 दिन से ऊपर ओवर एंड अबव इलेक्शन नहीं जा सकता। 2 सूबों में पहले ही गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 अहम केस हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इसको फौरी तौर पर सुने और इसको अगले हफ्ते में मंडे में लगाएं और इसको डे टू डे हियरिंग करें।